राधे 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 राधे। आ जाओ करें शुरू। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया उस पर थोड़ी सी चर्चा करके फिर आगे बढ़ते हैं। कल हमने काफी सवाल किए थे और आज भी सवालों से शुरू करेंगे और फिर थोड़ी सी थ्योरी बीच में आएगी, फिर थ्योरी को पढ़ के फिर सवाल शुरू करेंगे। तो आज भी सवालों का सिलसिला ही रहेगा। कल हमारा जो मेन था वो था सेक्शन फॉर्मूला। कल हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा जिसे कहते हैं विभाजन सूत्र, है ना। m1 अनुपात n में विभाजित करने वाला, ये m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाला अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, यानी इंटरनल सेक्शन या इनर सेक्शन और एक्सटर्नल। ठीक है, दो हमारे ये सेक्शन फॉर्मूला हो गए। बस दोनों में अंतर क्या था, एक में प्लस आता है और एक में माइनस आता है ना। एक में प्लस और एक में माइनस। थोड़ा सा कट रहा है ना, अब देखो नहीं कट रहा, अभी भी कट रहा है। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में हमने कुछ सवाल किए। मध्य बिंदु कैसा निकलता है, दोनों को जोड़िए, 2 का भाग दीजिए, मध्य बिंदु आ जाएगा। मध्य बिंदु के बाद में हमने 2:1 में बांटिए, तो 2:1 में बांटा। ठीक है, फिर एक सवाल था जिसे 2:1 में करना था, ओपी दिया था, ओक्यू दिया था, बाह्य विभाजन करना था, ये सवाल हमने किया। फिर हमने कुछ चीजें और भी सीखी और ये सब करते 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 कल हमारी क्लास पूरी हुई। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल करते हैं, फिर वापस आते हैं। पहले छोटी सी थ्योरी का टॉपिक है, उसको पूरा कर लेते हैं, फिर सवालों पे आते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार, कुछ खास प्रकार के सदिश है जिनको हम नाम देंगे। कुछ खास प्रकार के सदिश है उनको हम नाम देंगे। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि ये नाम बार बार आएंगे, ये नाम बार बार आएंगे, तो मैं इनका थोड़ा सा जिक्र आपको कर देता हूँ। तो समझ लो कि इन्हें, है ना, कई बार नाम आते हैं, कई सदिश खास सदिश होते हैं, खास विशेष, तो उनके हम नाम रख लेते हैं। जैसे पहला सदिश है शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश जिसमें सब कुछ जीरो हो, उसको शून्य सदिश कहते हैं। और हम उसको ऐसे निरूपित करेंगे, जीरो पे तीर का निशान, जीरो पे वेक्टर का निशान, मतलब जीरो सदिश। जीरो सदिश, तो ये हो गया जीरो ही आई, जीरो ही जे, जीरो ही के। तो जब भी मैं जीरो सदिश लिखूं, है ना, जैसे जीरो हमारे अदिश में भी होता है, जीरो हमारे अदिश में भी होता है, हमारे जो रियल नंबर है, हमारी जो वास्तविक संख्याएं हैं, उनमें भी जीरो होता है, तो एक जीरो वो भी है, एक सदिशों वाला जीरो भी है। अच्छा, सदिशों वाला जीरो कब बनता है? सदिशों वाला जीरो तब बनता है जब आप ये तय करें कि मैं ए से ए पे जाऊंगा। ए से ए पे जाऊंगा, तो ए पे तो पहले ही खड़े हो। तो जब आप ये कहते हो कि ए से ए पे जाऊंगा, हाँ, अगर आप ए से बी जाते हैं तब तो समझ में आता है कि आप ए पर खड़े हैं और आप बी पर जाना चाहते हैं। तो ये हो गया आपका ए बी सदिश। लेकिन अगर आप इसी चीज को बदल के अगर आप ये कहें मैं ए से ए जाना चाहता हूं, ए से ए, तो ए से ए जाने का मतलब क्या हुआ, आप ए पे तो खड़े हैं और आप वापस ए पे ही जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े हो जाओ। तो ए से ए, ऐसा सदिश जीरो सदिश कहलाता है। क्योंकि जीरो सदिश क्यों, क्योंकि कहीं चले ही नहीं, कहीं गए ही नहीं, ए पे खड़े थे, ए पे ही जाना चाहते हो, ए से ए जाना चाहते हो, तो क्या होगा, जीरो सदिश। जीरो सदिश, कहीं गए ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, जीरो गया। या फिर ये हो सकता है कि आप ए से बी चले जाएं और वापस आ जाएं, ए से पहले बी चले जाएं और फिर वापस आ जाएं, मतलब पहले ए बी सदिश हो जाए, फिर वापस आ जाएं प्लस बी ए सदिश, तो वापस ए पे आगे नहीं आ गए, तो ये जीरो सदिश हो गया, क्योंकि वापस वहीं पे आ गए, वापस वहीं पे आ गए तो जीरो सदिश हो गया, वापस ए पे आ गए। देखो पहले आप क्या हुआ, ए से बी गए, फिर प्लस बी से ए आए, तो क्या हुआ, ए से वापस ए आ गए, तो क्या बन गया, जीरो सदिश। तो ऐसे सदिश को जीरो सदिश कहते हैं, जहां से अगर आप शुरू करते हैं, अगर आप वापस वहीं आ जाते हैं, अगर आप जहां से शुरू करते हैं वहीं वापस आ जाते हैं, तो ऐसे सदिश को जीरो सदिश कहते हैं। जीरो सदिश की कोई दिशा नहीं होती, शून्य सदिश की कोई दिशा नहीं होती, क्योंकि वो बिंदु होता है, एक तरह से बिंदु होता है, तो हम इसे एज ए जीरो के तौर पे काम में लेते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि जीरो क्या होता है, तो कोई परिभाषित नहीं कर सकता कि जीरो क्या होता है,
जीरो क्या होता है? जीरो मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो फिर नाम क्यों दे रहे हो? तो ये पैराडॉक्स आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा जिसमें एक दूसरे बातें, हम एक दूसरे को काटेंगे, है ना, एक दूसरे को बातें को काटेंगे। मैं कहूंगा, आप पूछोगे जीरो क्या होता है, तो मैं कहूंगा जीरो मतलब कुछ नहीं, तो आप कहोगे कुछ नहीं है तो फिर जीरो क्यों बोला, फिर जीरो क्यों बोला? तो वो जीरो ऐसा है, वो एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है, ऐसे क्रिएट करता है जहां समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बात दूसरी बात को काटती है। तो वैसे ही जीरो सदिश है, जरूरत पड़ती है इनकी, इनके बिना रहा नहीं जा सकता, इनके बिना रहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये काम में आते हैं, और इनको समझाया भी नहीं जा सकता कि ये होते क्या है। थोड़ा मुश्किल सा स्थिति, जीरो जो है ना, जीरो और अनंत, ये दो हमारे गणित के वो स्तंभ है जिनके बिना रहा भी नहीं जाता और इनको साथ में सहा भी नहीं जाता। तो ये बड़े प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। तो अब जैसे मैंने कहूं कि जीरो एक सदिश है, और फिर आप मुझसे पूछो कि दिशा क्या होती है, तो मैं कहूंगा कोई नहीं होती। तो ये क्या बात हुई? एक तो कह रहे हो कि जीरो सदिश है, फिर कह रहे हो दिशा होती नहीं है, तो फिर सदिश कैसे हुआ? तो ये फंस जाता है, ये वैसे फंस जाता है। देखो जीरो भी फंसता है, जीरो भी फंसता है, ये कोई सदिश की बात नहीं है, हर जीरो फंसता है। आप जीरो बताओ, अगर आप समझाओगे जीरो क्या होता है, बोला जीरो मतलब कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं तो फिर जीरो क्यों बोल रहे हो? फिर जीरो बोलने की क्या जरूरत है? तो कुल मिला के वो है, जीरो ऐसी चीजें है जिसको समझाना बड़ा मुश्किल है। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था डेविड हल्बर्ट। डेविड हल्बर्ट कहते थे कि गणित की जो सबसे बड़ी विडंबना है और सबसे बड़ा अचीवमेंट है, वो दोनों ही जीरो और अनंत है। सबसे बड़ा अचीवमेंट है जीरो, और सबसे बड़ी विपदा कौन है गणित के लिए? वो है जीरो। ऐसे ही अनंत सबसे बड़ा अचीवमेंट है, अनंत। और सबसे नाइटमेयर अगर है गणितज्ञ का तो वो अनंत है। अगर कोई आके पूछ ले कि सर अनंत समझा दो, नहीं। और सबसे आसान काम अनंत होता है। जब आपको बोलना हो, नंबर बोलने हो, तो आप क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत। अनंत बोला, बात खत्म, हो गया। कितना आराम हो गया, अनंत होने से कितना आराम हो गया। 1 2 3 डैश 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 अनंत, ये लो पीछा छूट गया, कितना आराम हो गया। और वही अगर पूछूं कि वो अनंत क्या है, तो गले आ जाती है, परेशानी आ जाती है। तो सेम वही बात है, ये आइडिया अच्छा भी है और ये बुरा भी है। तो सेम वही बात है। चलो वापस आगे आते हैं। ये हो गया आपका जीरो सदिश। जीरो सदिश मतलब ना कहीं गए ना कहीं और गए, वहीं पे खड़े रहे, उसको जीरो सदिश कहते हैं। जीरो आई, जीरो जे, जीरो के। इनका परिमाण भी जीरो होता है, जब कहीं गए ही नहीं, जब दूरी तय ही नहीं की, तो परिमाण कितना होगा? तो परिमाण भी जीरो होगा। तो जीरो सदिश का परिमाण कितना होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि दूरी तय ही नहीं की, लंबाई तय ही नहीं हुई, तो जीरो हो गया। आगे आते हैं इकाई सदिश। इकाई सदिश तो हम जान चुके हैं। इकाई सदिश वो सदिश होता है जिसका परिमाण एक होता है। ऐसा सदिश जिनका परिमाण, मान लो कोई सदिश ए बी है, अगर उसका परिमाण एक है तो वो इकाई सदिश कहलाता है। इकाई सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है ना। इन सबकी वैसे छोटी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, बस एक बार दोबारा से रिकॉल करवा रहा हूं। इकाई सदिश यूनिट वेक्टर जिनका परिमाण एक होता है। कैसे बनते हैं ये? कैसे बनते हैं? इनको हम कैप द्वारा बताते हैं ताकि पता चल जाए कि भाई एकांक सदिश है, और किसी भी सदिश के अंदर उसके परिमाण का भाग देने पर ये हमें प्राप्त होते हैं। सदिश बटा उसी सदिश का परिमाण का भाग दे दो, एकांक सदिश प्राप्त हो जाता है। एकांक सदिश हमें दिक्कोजाएं देते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ा। स्थिति सदिश पे आ जाते हैं। स्थिति सदिश क्या होता है? कोई बिंदु है P, उसको अगर मूल बिंदु से मिला दिया जाए, किसी बिंदु P को, मान लीजिए कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x y z है, कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x y z है, अगर उसे मूल बिंदु से मिला दिया जाए, मूल बिंदु से, तो जो सदिश बनता है उसको स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति बताने वाला सदिश, है ना। ये दो सदिश होते हैं, एक बताया था रेखा सदिश, एक स्थिति सदिश। तो जो कोई बिंदु का निर्देशांक है, किसी बिंदु को मूल बिंदु से मिला दो, किसी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने पर प्राप्त सदिश। किसी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने पर प्राप्त सदिश।
मिलाने पर प्राप्त सदिश। अब आ जाते हैं आगे, ये नाम बड़े महत्वपूर्ण है, नाम अच्छे से समझ लेना क्योंकि बार बार आते हैं और परेशान करते हैं। आगे आ जाता है समरेखीय सदिश। समरेखीय सदिश को समांतर सदिश भी कहते हैं, याद रखिएगा। इन्हें समांतर भी कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं, इन्हें समांतर सदिश भी कहते हैं, पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। पैरेलल, ऐसे सदिश जो समांतर हो, ऐसे सदिश जो समांतर हो या एक रेखा में हो, एक ही रेखा में जा रहे हो, ऐसे सदिशों को कोलिनियर, देखो जिनकी लाइन एक ही है, एक ही लाइन पर चल रहे हैं, समरेखीय समान रेखा पर चल रहे हैं या समांतर सदिश है, इनको हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, अभी इस पे थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि इसको समझना जरूरी है। समरेखीय समांतर सदिश, समांतर में ये सब आते हैं, देखो समांतर में समरेखीय सदिश, समांतर सदिश, समरेखीय बोल दो, समांतर बोल दो, एक ही बात है। जब भी आप समांतर बोलो तो आपको एक बात ध्यान रखने वाली है कि समांतर होने का मतलब है समांतर होना। अब ये सदिश भी समांतर है, अगर एक दिशा, एक रेखा में जाने चाहिए, ये देखो ये गया, ये गया, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है। अब बोलो दिशा अलग अलग है, तो कब कहा दिशा की बात, कब कही दिशा की बात, कहीं ऊपर लिखा हुआ दिशा की बात नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ ये है समांतर होने चाहिए, समांतर है या नहीं है, तो ये समांतर में आते हैं। विपरीत दिशा होने के बावजूद भी समांतर में आते हैं, ये भी समांतर सदिश है, ये भी समांतर सदिश है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बच्चों को लगता है समांतर सदिश वो होता है जो समान दिशा में जाए, समांतर समान दिशा नहीं है, उसके लिए अलग वर्ड है, उसके लिए एक अलग वर्ड आएगा जिसको हम बोलेंगे समदिश, समदिश। अगर समान दिशा बोलनी होगी तो हम बोलेंगे समदिश, सम मतलब समान, दिश मतलब दिशा, समदिश, या जिसको बोलेंगे लाइक वेक्टर। अब इसमें दिशा समान होती है, इनमें दिशा समान होती है, इनमें दिशा समान होती है, इनमें विपरीत दिशा नहीं चलती, इनमें सेम दिशा ही चलती है, यही चलेगा, ये नहीं चलेगा। नो, ये नहीं चलेगा, समझिए बात, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। समांतर सदिश में, समांतर सदिश में समांतर होना चाहिए, समांतर वाले जो लाइन होती है ना, वैसे याद रखिए, समांतर मतलब समांतर, चाहे फिर सेम दिशा में जाए चाहे अलग दिशा में जाए, चाहे सेम जाए चाहे अलग जाए, बस समांतर होना चाहिए। समांतर का नाम ही समांतर है यार, समांतर मतलब समांतर, बस समांतर होने चाहिए, फिर कोई जरूरी एक दिशा में जाए, कहीं लिखा हुआ है एक दिशा के लिए अलग वर्ड है, एक दिशा के लिए अलग वर्ड है जिसका नाम है समदिश, समदिश वर्ड का यूज करिए, फिर समदिश का यूज करिए। अगर आपको एक ही दिशा चाहिए, आपको समांतर भी चाहिए, एक ही दिशा में समांतर चाहिए, तो एक दिशा के लिए फिर समदिश वर्ड का यूज करिए। इसके लिए पर्टिकुलर एक वर्ड हमने रखा हुआ समदिश, समांतर प्लस समान दिशा, समदिश, समांतर प्लस एक ही दिशा। अब दिशा भी एक होगी, समांतर भी होंगे, दिशा भी एक होगी, लेकिन समांतर में दोनों कवर होते हैं, समांतर में दोनों कवर होते हैं, समांतर में दोनों कवर होते हैं, ठीक है। विपरीत दिशा भी कवर होती है और समान दिशा भी कवर होती है, ये दोनों ही ये दोनों ही समांतर है, ठीक है। ठीक, आ जाओ अगली परिभाषा पे आगे बढ़ते हैं। आगे है समतलीय सदिश। समतलीय, समतलीय मतलब एक समतल पे सदिश, एक समतल यानी एक प्लेन के ऊपर, जैसे भी ये बोर्ड है, अगर मैं एक बोर्ड के ऊपर सदिश बनाऊं, इस बोर्ड पे जितने भी सदिश बनाए ये देखो, ये सब समतलीय, क्योंकि एक ही बोर्ड पर है, तो जो एक बोर्ड पर है वो समतलीय कहलाते हैं, एक बोर्ड पर है वो समतलीय कहलाते हैं। मान लीजिए ये आपका बोर्ड है, आप इस बोर्ड पर आड़े टेढ़े जैसे चाहे वैसे बनाइए, इस बोर्ड पर आड़े टेढ़े ये
ये सब समतलीय, ये सारे समतलीय। एक बोर्ड के ऊपर जितने बना सकते हैं आप, एक बोर्ड के ऊपर जितनी लाइनें खींच सकते हैं, जितने सदिश खींच सकते हैं, सबके सब समतलीय। क्योंकि एक समतल का मतलब जैसे फर्श, एक फर्श पे आप जितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो कर लो, ये सब इस पे है तो समतलीय कहलाएगी। हाँ, अगर एक ये फर्श है, एक सदिश आपने फर्श पे बनाया और एक दीवार पे बनाया, ये समतलीय नहीं है, ये समतलीय नहीं है। एक आपने फर्श पे बनाया और एक आपने दीवार पे बनाया, पेन लिया और एक फर्श पे पेन चलाया, सदिश बन गया। ठीक, वही पेन उठाया दीवार पे चलाया, ये समतलीय नहीं है, क्योंकि पहला सदिश फर्श पे था, दूसरा सदिश दीवार पे था। दीवार अलग समतल है, फर्श अलग समतल है, तो ये समतलीय नहीं है। ये चीजें समतलीय नहीं है। एक समतल मतलब एक ही कागज पे, बात समझे, एक समतल मतलब एक ही कागज पे कितने भी सदिश बनाओ वो सब समतलीय, क्योंकि सबका तल एक है। समझ गए बात, इसे याद रखना। क्लियर है यहां तक, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आ जाते हैं व्युत्क्रम सदिश। व्युत्क्रम सदिश क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया इसका नया है, इस पे ध्यान देना। व्युत्क्रम सदिश क्या होता है, हम चाहते हैं ऐसा सदिश जिसका परिमाण ए का व्युत्क्रम हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड जिसका परिमाण ए सदिश के व्युत्क्रम हो, उल्टा हो और दिशा ए वाली हो। दिशा तो वही हो, लंबाई उल्टी हो, लंबाई में उल्टा हो, लंबाई में उल्टा हो। जैसे उसकी लंबाई अगर 2 है तो इसकी लंबाई 1/2 होनी चाहिए, अगर उसकी लंबाई 1/2 है तो उसकी लंबाई 2 होनी चाहिए। दिशा वही रहनी चाहिए, दिशा वही है, दिशा वही है, दिशा चेंज नहीं है, खाली लंबाई उल्टी है। लंबाई उल्टी है, एक छोटा है तो दूसरा बड़ा है, एक बड़ा है तो दूसरा छोटा है, छोटा बड़ा उल्टा है बस, बाकी वही है। आ जाओ चित्र में देखो, ये देखो, अगर ये ए सदिश है यहां से लेकर यहां तक और ये इसकी लंबाई होगी, तो इसका व्युत्क्रम सदिश क्या होगा, व्युत्क्रम सदिश इसी दिशा में होगा, यही दिशा उसकी होगी, सेम यही दिशा, जो दिशा इसकी है वही दिशा इसकी होगी। लेकिन व्युत्क्रम सदिश में क्या होगा कि दिशा तो यही रहेगी, परिमाण उल्टा हो जाएगा, जो भी ए है उसका परिमाण 1/a हो जाएगा। हो सकता है वो छोटा हो जाए, हो सकता है वो बड़ा हो जाए, वो डिपेंड करेगा ए कितना है, ए कितना है। अगर ए 2 है तो वो 1/2 हो जाएगा, मतलब इसका आधा ही हो जाएगा। अगर ए मान लो खुद 1/2 है तो वो दुगना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। तो इसी की लंबाई को उल्टा कर लीजिए, लंबाई को उल्टा करने का मतलब नहीं कि सदिश को उल्टा कर लो, लंबाई को उल्टा कर लो। लंबाई 5 है तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1/5, 1/5 यानी 0.2, तो उसकी लंबाई 0.2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका इसका व्युत्क्रम सदिश। मान लो ये व्युत्क्रम सदिश है, उसका परिमाण कितना हो जाएगा, 1/1, ये व्युत्क्रम सदिश है। इसको आप नाम दे सकते हैं ए इनवर्स सदिश, या ए इनवर्स में दिक्कत आए तो ए डैश नाम दे दो, नाम तो हमारी मर्जी है, हम जो चाहे रखें, तो ये नाम रखना। सही है। कोलिनियर समांतर सदिश एक ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। समरेखीय समांतर सदिश में कोई अंतर नहीं है, जो अंतर है वो समदिश में है। ठीक है, ये होता है व्युत्क्रम सदिश। तो जो आपका सदिश होगा उसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर आप व्युत्क्रम सदिश निकालना चाहते हैं तो व्युत्क्रम सदिश ऐसे निकलेगा, दिशा वही लेनी है बट्टा ए स्क्वायर, ये लो, ये होता है व्युत्क्रम सदिश। ए सदिश बटा ए स्क्वायर उसका व्युत्क्रम सदिश कहलाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। बढ़ जाए आगे, चलो फिर से एक बार सारी चीजों को रिकॉल करते हैं।
ये सारी चीजों को रिकॉल करते हैं। जीरो वेक्टर क्या हुआ? जीरो वेक्टर क्या हुआ? वो वेक्टर जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, या फिर आप घूम फिर कर वापस आ जाओ, वो जीरो वेक्टर है। वो वेक्टर जो शुरू ही नहीं होता, शुरू होते ही खत्म हो जाता है, या फिर घूम फिर के वापस आ जाता है, उसे जीरो वेक्टर कहते हैं। अगर आप ए से शुरू कर रहे हैं और ए पे ही खत्म कर दें, ए से ही शुरू करें और ए पे ही खत्म कर दें, तो ऐसे वेक्टर को जीरो वेक्टर कहते हैं। ये हो गया आपका जीरो वेक्टर। ठीक है, नंबर 2 था जीरो वेक्टर, ये हो गया शून्य सदिश। जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जो शुरू होता है, शुरू होने तक खत्म हो जाता है, शुरू हुआ खत्म हो गया। या फिर एक काम करो, घुमा फिरा के ले आओ, चक्कर कटा के ले आओ, चक्कर कटा के ले आओ कि भैया आ जाओ, चलो घूम के आते हैं। घूम के लाना चाहते हो तो घुमा के ले आओ। ये ए, फिर ए से बी गए, बी से सी गए, सी से मान लो डी गए, डी से ई गए, ई से एफ आ गए, और एफ से वापस ए आ गए। चलो ये सब मिला के जीरो सदिश बनाएंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए, वापस ए पे आ गए घूम फिर के, ये कहलाएगा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर हाँ, क्रिकेट में 2 रन जीरो वेक्टर होते हैं, क्योंकि 2 रन लेते हो तो आप वापस वहीं आ जाते हो, तो जीरो वेक्टर हो गया। वैसे रन वाइज तो 2 हो गया। अब लंबाई तो हुई है, अगर आप ये पूछो कि लंबाई नहीं है, लंबाई बिल्कुल हुई है, ठीक है ना। ये कट कुटा के जीरो वेक्टर बन जाता है। ठीक है, अगला आ जाते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश ऐसा सदिश जिसकी लंबाई 1 हो, ऐसा सदिश जिसकी लंबाई 1 हो। मान लो P से लेकर Q तक कोई वेक्टर जा रहा है और इसकी जो लंबाई है अगर ये 1 है, तो ये हमारा इकाई सदिश यूनिट वेक्टर कहलाता है। ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में समरेखीय समांतर सदिश बता ही दिए कि ये रहे, और समदिश में दिशा बराबर होनी चाहिए, है ना। ये अब जो ना एक चीज होती है, जैसे वो सुशील पूछ रहा है, हम डोंट्स नहीं पढ़ते, हम डूज पढ़ते हैं। क्या है ये पढ़ते हैं, जो बच गया वो नहीं में चला गया, जो बच गया वो नहीं में चला गया। बस समांतर समदिश सदिश किसे कहते हैं? जो समांतर हो, एक दिशा में हो, समदिश कहते हैं। बस इस परिभाषा पे खरा उतरा तो समदिश है, नहीं उतरा तो समदिश नहीं है। तो परिभाषा कभी भी नए के लिए नहीं बनाई जाती, परिभाषा है के लिए बनाई जाती है कि समदिश कब बोलते हैं, तो वो देख लो, अगर वो लग गई तो समदिश है, नहीं लगी तो समदिश नहीं है। तो कभी भी नहीं के लिए परिभाषा नहीं बनती। समदिश सदिश कौन नहीं होते, इसकी परिभाषा नहीं होती। क्यों बनाए नो की? नो की क्यों बनाए? आप तो हाँ की बनाइए। आप तो सिर्फ बताइए समदिश किसे कहते हैं, ये बता दिया, मैं चेक कर लूंगा। अब जैसे समकोण त्रिभुज है, कभी ये परिभाषा पढ़ी कि समकोण त्रिभुज नहीं होने की परिभाषा, समकोण त्रिभुज नहीं होने की परिभाषा नहीं। क्या पढ़ते हो? समकोण त्रिभुज कौन होता है, आप वो पढ़ लो। वो लागू हो गया तो समकोण है, नहीं लागू हुआ तो समकोण नहीं है। तो नहीं की कोई परिभाषा नहीं होती, है की परिभाषा होती है। फिर है में चेक कर लो, अगर है में कवर हो रहा है तो है, नहीं हो रहा है नहीं है। तो नहीं के लिए अलग से परिभाषा आपको नहीं बनानी पड़ती, आपको है के लिए परिभाषा बनानी पड़ती है। ठीक है ना, तो जो बच गया वो अपने आप ही नहीं में चला जाएगा। चलो अच्छा, समांतर सदिश, अगर 2 सदिश समांतर है, 2 सदिश समांतर है, मान लो एक सदिश A और एक सदिश B समांतर है। A वेक्टर है, मान लो A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप। अगर 2 सदिश समांतर है तो उनके दिक् अनुपात का अनुपात एक ही होगा, दिक् अनुपातों का अनुपात एक होगा, क्योंकि समांतर है। समांतर है मतलब दिशा वाइज एक है, एक दिशा का मतलब ये नहीं कि सेम दिशा में जा रहे, समदिश जा रहे, लेकिन अनुपात वाइज में एक आएंगे। तो A1 बटा A2 अनुपात निकालो,
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये हो गए आपके समांतर सदिश होने की परिभाषा। समांतर सदिश होने की परिभाषा, इनके जो अनुपात है वो एक ही आएगा, क्योंकि एक ही लाइन है ना, एक ही लाइन है तो अनुपात एक ही आएगा, एक ही लाइन है तो एक अनुपात आएगा, तो उसी अनुपात में वो दोनों होंगे। तो दोनों में भाग देकर A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि समांतर सदिश है या नहीं है। एक तरीका और है, एक और दिमाग लगाने वाला तरीका लगाते हैं, वो बहुत प्यारा है कि अगर दो सदिश समांतर है, अगर दो सदिश समांतर है तो गौर करो, इनकी दिशा या तो सेम होगी या अपोजिट होगी। सेम होगी तो प्लस का चिन्ह आएगा, विपरीत होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा, यानी प्लस माइनस आएगा। अच्छा, दूसरा खाली दिशा प्लस माइनस के अंतर होगा ना, और तो अंतर नहीं होगा। सेम होगी तो प्लस, विपरीत हुई तो माइनस। ऐसा तो नहीं ऐसे काटेगी, ऐसे तो काट ही नहीं सकती ना, ऐसे वाला झंझट तो नहीं ना, ऐसे काटेगी, या तो ऐसे होंगी या फिर ऐसे होंगी। सेम होंगी तो प्लस, ऐसे हुई तो माइनस। तो दिशा तो मोटा मोटी प्लस माइनस से गुणा करके दिशा को ठीक किया जा सकता है, प्लस माइनस से गुणा करके दिशा को ठीक किया जा सकता है। लंबाई, फिर लंबाई का अंतर हो सकता है, एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है। तो अगर दो सदिश ए और बी, अब ये गहरी परिभाषा, ए और बी समांतर है तो बी सदिश बराबर होगा लैम्डा गुणा ए सदिश। ये बात कैसे हुई? यही कमाल की परिभाषा है। ये कैसे हुई? बी बराबर लैम्डा ए। ये लैम्डा कौन है? ये ए कौन आ गया, ये बी कौन आ गया? ध्यान से समझो कि बी बराबर लैम्डा ए। देखो पहले मैंने कहा ए और बी की दिशा तो एक ही है ना, नहीं है तो लैम्डा प्लस या माइनस लगा के ठीक कर लो, लैम्डा प्लस माइनस लग के ठीक हो जाएगा। फिर अच्छा, फिर परिमाण का अंतर हो सकता है, तो अगर परिमाण का अंतर मान लो दुगुना है या तिगुना है या चार गुना है, जितने का अंतर है लैम्डा का मान उतना ले लो, प्लस माइनस का चिन्ह लेके तो दिशा ठीक कर लो, क्योंकि दिशा में दो ही अंतर हो सकते हैं, या तो दिशा सेम हो सकती है या अलग अलग हो सकती है, तो वो तो प्लस माइनस से एडजस्ट हो जाएगा। जैसे टीवी का चैनल सेट करते थे ना पहले पुराने टाइम में, वैसे चैनल के हिसाब से सेट कर लो भाई। समांतर सदिश होंगे तो एक दिशा में होंगे या विपरीत दिशा में होंगे, तो वो प्लस माइनस का अंतर है, तो लैम्डा में प्लस या माइनस लगा के फिट किया जा सकता है। एक नंबर दो, मात्रा का अंतर होगा, लंबाई का अंतर होगा, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, तो एक छोटा और एक बड़ा। अब एक छोटा एक बड़ा तो कितना बड़ा होगा? उससे दुगुना होगा, उससे चार गुना होगा, उससे 8 गुना होगा, उससे 7 गुना होगा, उससे 2.5 गुना होगा, उससे 3.5 गुना होगा, जितना भी होगा उतना लैम्डा लगा दो, उतना गुना ठीक हो जाएगा, उतना गुना ठीक हो जाएगा। छोटा भाई बड़ा भाई की जो भी उम्र है, छोटे भाई की उम्र को किसी नंबर से गुणा करने पर बड़े भाई की उम्र में क्या चेंज हो जाएगा? बिल्कुल। मान लीजिए छोटा भाई जो है वो 2 साल का है, बड़ा भाई 5 साल का है, तो छोटे भाई को बड़े भाई की उम्र में लाना है तो 5/2 से गुणा कर दो, छोटे भाई की उम्र बड़े भाई की उम्र के बराबर हो जाएगी। तो वो तो गुणा करके आप एक की लंबाई को दूसरी की लंबाई बना सकते हैं, तो वही तो नंबर होगा। तो इसलिए दो सदिश समांतर होने की शर्त होती है बी बराबर लैम्डा ए, बी बराबर लैम्डा ए, बी बराबर लैम्डा ए, बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए। ये देखो बड़ी प्यारी परिभाषा, समझो इस बात को, इसकी कहानी को समझो, ये इंटरेस्टिंग है। बी बराबर लैम्डा ए क्या कर रहा है? बी बराबर लैम्डा ए, क्योंकि हमें पता है अगर दो सदिश समांतर होंगे तो उनकी दिशा में सिर्फ माइनस प्लस का अंतर होगा और लंबाई में अंतर होगा। लंबाई को कोई ना कोई नंबर से गुणा करेंगे तो एक लंबाई दूसरी लंबाई में चेंज हो जाती है। 2 को 5 बनाना है तो 2 को 5/2 से गुणा कर दो, 2 5 बन जाएगा। तो लंबाई का अंतर तो गुणा करके ठीक किया जा सकता है। प्लस प्लस माइनस का अंतर है तो लैम्डा का मान प्लस माइनस ले लो, तो लैम्डा का मान प्लस माइनस दिशा के हिसाब से सेट कर देगा। प्लस लैम्डा का मान आप कोई भी नंबर लो जिससे ए की लंबाई बी की लंबाई में कन्वर्ट हो जाए। हो गया आपका, हो गया। तो जब भी दो सदिश समांतर होंगे तो बी बराबर होगा लैम्डा ए। अब एक बात और बता दो इसी बात पे, समांतर पढ़ लिया आपने दिमाग लगा के, खतरनाक वाला। अगर यही चीज समांतर से समदिश में आए तो क्या होगा? समदिश की क्या शर्त होगी? ये समांतर की शर्त है, इसे देखकर बताओ समदिश की शर्त क्या होगी? ये समांतर की शर्त है, समदिश की बता दो। समदिश की क्या शर्त होगी? शाबाश, जितना समझ में आया उसका पूरा भयंकर इस्तेमाल करो और बता दो कि समदिश की क्या शर्त होगी। शाबाश ध्रुव, शाबाश ध्रुव।
अरे वाह भाई, शाबाश मनोज, शाबाश, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो बात को। अरे वाह भाई, ये कौन है? सोहन, शाबाश सोहन, शाबाश राकेश, शाबाश ललिता, शाबाश संदेश। ना ना ना, अगर संदेश होंगे तो दोनों की दिशा एक होगी, दोनों की दिशा एक होगी तो लैम्डा जो है वो सिर्फ प्लस का होगा, लैम्डा सिर्फ प्लस का होगा, लैम्डा सिर्फ प्लस का होगा, क्योंकि इस बार आप माइनस वाले को अलाउड नहीं करते, संदेश में आप माइनस को अलाउड नहीं करते, आप विपरीत दिशाओं को अलाउड नहीं करते, तो शर्त तो यही रहेगी, बी बराबर लैम्डा ए, लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा प्लस का रहेगा, क्योंकि लैम्डा अगर माइनस का आ गया इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपोजिट डायरेक्शन को भी अलाउड कर दिया, लैम्डा प्लस या माइनस, मैंने बताया लैम्डा प्लस आया या माइनस आया, इसका मतलब है प्लस वाले भी चलेंगे और माइनस वाले भी चलेंगे, समांतर में तो दोनों चलते हैं, लेकिन संदेश में दोनों नहीं चलते, संदेश में एक ही तरफ वाले चलते हैं, एक तरफ वाले चलते हैं, तो लैम्डा माइनस आप अलाउड नहीं कर सकते, लैम्डा को मान माइनस को अलाउड कर दिया, इसका मतलब आपने ए और बी की विपरीत दिशाओं को भी अलाउड कर दिया, जो कि अलाउड नहीं हो सकता, क्योंकि संदेश में एक ही दिशा होती है, तो लैम्डा प्लस का, ठीक है। आ जाओ, एक बार इस पर थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, ये मैं 3 केस ले लेता हूं, देखो ये सदिश है, ये केस है। अब इस केस में क्या अंतर है, सपोज करो इसकी लंबाई 2 है, इसकी लंबाई 5 है, अब क्या होगा, अब इनमें क्या रिलेशन बनेगा, अब इनमें क्या रिलेशन बनेगा, सेम यही क्वेश्चन लू, देखो लंबाई इसकी 2 है और इसकी 5 है, दिशा दोनों की सेम है, अब दिशा जब दोनों की सेम है तो दिशा वाला तो आ जाएगा प्लस, तो आप प्लस लैम्डा का जो चिन्ह है वो प्लस यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों की दिशा एक है, दिशा को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों की दिशा ऑलरेडी सेट है, इस केस में एक इधर जा रहा है और एक उधर जा रहा है, तो दोनों में से एक को उल्टा करना पड़ेगा तब दिशा ठीक होगी, तो लैम्डा माइनस आएगा, ठीक है। अगला बी को लैम्डा ए, इस बार लैम्डा का मान क्या होगा, इस बार लैम्डा का मान क्या होगा, क्योंकि ए को बी बनाना है तो लैम्डा का मान होगा 5/2, इस केस में आपका लैम्डा का मान एक तो प्लस का होगा और कितना होगा 5/2, तो देखो लैम्डा पे 2 जिम्मेदारियां हैं, एक तो इनकी दिशा ठीक करना, लैम्डा पे 2 जिम्मेदारियां बेचारे के ऊपर, देखो इतनी सी उम्र में 2 जिम्मेदारियां उठा के बैठा है, इतनी सी उम्र में 2 जिम्मेदारियां लेके बैठा है, एक जिम्मेदारी तो है दिशा को ठीक करना, दोनों को एक दिशा में लाना, अगर ऑलरेडी एक दिशा में है तो ठीक है, नहीं है तो माइनस का चिन्ह लगा के ठीक करना, दूसरा इनकी लंबाइयों को ठीक करना, अब ए की लंबाई को बी की लंबाई में कन्वर्ट करना है, तो ए की लंबाई 2 है, बी की लंबाई 5 है, तो 2 को 5 कैसे बनाएगा, 5/2 से गुणा करके, तो लैम्डा 2 काम कर रहा है, ठीक है। अब इस केस में अगर यही लें तो इस केस में भी आप यही लिखेंगे, लेकिन इस केस में आपका लैम्डा का मान होगा 5 माइनस का 5/2, अब जो मैंने बताया था, अगर संदेश है तो लैम्डा प्लस होगा, क्योंकि लैम्डा माइनस होने का मतलब क्या हुआ, लैम्डा का मान माइनस होने का मतलब ये हुआ कि भैया दिशा एक नहीं है, जबरदस्ती चेंज करके दिशा को एक किया जा रहा है, उसका मतलब पहले से दिशा एक नहीं है, तो जब दिशा एक नहीं है और आप चेंज करके ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब संदेश नहीं है, क्योंकि दिशा पहले से ही एक होनी चाहिए, तो संदेश के केस में केवल इतना ही शर्त बचता है, संदेश के केस में इतनी ही शर्त बचती है,
कि लैम्डा पॉजिटिव होगा। लैम्डा पॉजिटिव होना चाहिए समदिश के केस में। समसदिश, समदिश, सदिश लिख दिया, समदिश। समदिश, ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहां तक? बी सदिश है ना, लैम्डा अचर है, हमें खाली नंबर बराबर करवाने हैं इनके, इसलिए हम लोगों ने ये लगाया। आ जाओ एक सवाल कर लेते हैं। तो समांतर होने की दो शर्तें आप लोगों ने हमने पढ़ ली, दो शर्तें पढ़ ली। एक पढ़ ली हमने कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर दो सदिश समांतर हैं तो उनका अनुपात ये होगा, अगर समांतर है तो उनके अनुपात बराबर होंगे। नंबर दो, अगर दो सदिश समांतर है तो उनको ऐसे लिखा जा सकता है b बराबर लैम्डा a। अगर मैं दो सदिशों को ऐसे लिख सकता हूं तो इसका मतलब वो समांतर है। इस तरीके से एक की सहायता से b को लिख सकता हूं, एक की सहायता से b को लिख सकता हूं गुणा करके, तो फिर वो समांतर है। ठीक, आ जाओ सवाल करते हैं, समझ में आ जाएगा। तसल्ली रखो, 2 मिनट दो, एक सवाल लो, इतने में सब सही हो जाएगा। ये लो, ये रहा, ये दो सदिश है, दोनों सदिश समानांतर है। ये दो सदिश है, ये दोनों सदिश समांतर है। वो जरूरी नहीं कि बराबर है ये। लैम्डा कोई भी हो सकता है, लैम्डा कोई भी संख्या हो सकती है, वो डिपेंड करता है ए कितना है बी कितना है। ए और बी को बराबर करने के लिए जो लैम्डा लगेगा वो हम लगाएंगे, जो लैम्डा खर्च लगेगा वो लगाएंगे। अब ये दोनों सदिश समांतर है, पैरेलल है, बताइए एक्स और वाई कितने होंगे? ये दोनों पैरेलल है, एक्स और वाई बताना है आपको कितना होगा। अब दो सदिश समांतर है तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो एक एक यहां से उठाते जाओ, ये 3, ये 6, 3 बटा 6 बराबर, दूसरा आ गया 2 बटा -4x, तीसरा हो गया -1 बटा y। ठीक है, डन, बढ़िया। अब दो दो अनुपात लेकर सोल्व कर लो और एक्स वाई का मान निकाल लो। पहले इन दो को ले लिया, 3 बटा 6 कट के 1 बटा 2 आ गया, 3 पे कटा, ये 2 पे कट गया, ये 1 बटा माइनस का 2x हो गया, वज्र गुणा कर लो, माइनस का 2x बराबर 2, 2 से 2 कट गया, x बराबर -1 आ गया। दूसरा, अब y वाले को ले लो और इससे सॉल्व कर लो, इससे और इससे ले लेते हैं, 3 बटा 6 यानी 1 बटा 2 -1 बटा वाई, वाई बराबर हो गया -2, x का मान -1 और y का मान -2। ये आपका आंसर हो गया।
अच्छा, अब देखो आप, मैं एक बार एक्स का मान रख के आपको इन सदिशों की शक्ल दिखाता हूँ, जिससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सदिश ए सदिश, इस पहले वाले को मैं ए बोल देता हूँ, और जो भी आपका मान आया वो रख दो, 3i प्लस 2j माइनस के। बी सदिश बराबर x की जगह x का मान रख दो, x का मान है -1, 6i 4j, y का मान है -2। अब देखो दिख रहा है आपको दोनों सदिश, ठीक है। ए सदिश को बी की सहायता से लिखा जा सकता है, ए को बी से लिखा जा सकता है लैम्डा से गुणा करके। कितने से दिख रहा है? 2 से गुणा करके आप बी को ए बना सकते हैं। अब साफ दिख रहा है? देखो बी बराबर कौन हुआ? 2a। ए वेक्टर को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, ए को मैं अगर 2 से गुणा कर दूं, ए को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो बी बन जाएगा। अभी कई बातें बता रहे हैं, एक बात तो ये बता रहा है कि बी का परिमाण जो है वो ए के परिमाण से दुगना है, परिमाण दुगना है, मात्रा में ये दुगना है। जो भी ए की लंबाई होगी बी की लंबाई उससे दुगनी होगी। अच्छा, एक और जानकारी है, उस पर तो गौर ही नहीं कर रहे हो। ये देखो, ये जो है ना, ये प्लस का है, ये प्लस का है, इसका मतलब ये सदिश समदिश भी है, लाइक वेक्टर है, एक ही दिशा में जाएंगे ये, एक ही दिशा एक है। क्योंकि अगर माइनस का होता, अगर ये माइनस का होता तो इसका मतलब है ए जिस दिशा में जाएगा बी उसके विपरीत दिशा में जाएगा, लेकिन प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब एक ही दिशा में जाएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। पढ़ना सीखो, यही तो बात होती है गणित में। ये अक्षर हैं, इनको पढ़ना सीखना होता है। ये जो बातें लिखी हुई होती है इनको पढ़ना सीखना होता है। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं तो ये लिखा होता है आप कहते हैं कै, ये लिखा होता है आप कहते हैं खे, होता नहीं होता? और ये जुड़ के कै और मैं जुड़ गया, आप बोलते हो कम, कम का मतलब ये होता है। सोचो, ये आपने हिंदी को पढ़ना सीखा है। जैसे आपने हिंदी को पढ़ना सीखा है कि कैसे कबूतर, मैं से मछली, गौर करो, कैसे कबूतर मैं से मछली, लेकिन कै और हम जुड़ के कम हो गया। अब आप नहीं बोलते कैसे कबूतर मैं से मछली, नहीं, फिर बोलते कम, कम का मतलब थोड़ा। देखो हिंदी को भी आपने, नियम है, सबके नियम है, ये कोई बात नहीं। गणित में आप पहली बार ऐसे कोई नियम पढ़ रहे हैं, आपने हिंदी भी जाने अनजाने में आपने हिंदी के नियम भी पढ़े हैं, नहीं तो बता दो। कैसे क्या होता है? कबूतर। मैं से क्या होता है? मछली। और कै और एम जुड़ जाए, कम बन जाए तो, अब कैसे कबूतर मैं से मछली रहा क्या? नहीं रहा। अब क्यों नहीं रहा? कैसे कबूतर मैं से मछली होता है, लेकिन जैसे ही कै और मैं जुड़ गए अब तो मछली नहीं हुआ। अब मछली कहां गई? अब कबूतर कहां गया? बोले नहीं सर, अब ये शब्द बन गया, अब ये शब्द बन गया, बस। इसका मतलब है, अगर आप ये समझते हैं, इसका मतलब आपने पढ़ा है, सीखा है। तो जैसे आपने हिंदी में सीखे हैं, हिंदी में भी रूल थे, ऐसा नहीं कि हिंदी बिना रूल के ही बनी हुई है। हर सब्जेक्ट रूल से बना हुआ है, तो उसके रूल होते हैं, इसके भी रूल। हाँ, जो भी समदिश होगा वो समांतर तो होगा ही होगा, लेकिन समांतर होगा तो समदिश होगा ये जरूरी नहीं है। क्योंकि समदिश है मतलब एक दिशा में तो समांतर तो हो ही गया। समदिश है तो समांतर तो पक्का है, लेकिन समांतर है तो समदिश है ये जरूरी नहीं है। उसके लिए फिर आपको लैम्डा चेक करना पड़ेगा कि लैम्डा पॉजिटिव है या नहीं है। क्योंकि जो समदिश होगा मतलब एक दिशा में होगा, मतलब समांतर होगा, लेकिन समांतर समदिश होगा ये आपको पहले देखना पड़ेगा दिशा। हाँ, तो वही मैं समझाना चाहता हूँ कि हर चीज रूल से चलती है। ऐसा कहीं लगता है कि मैथ्स टफ है, तो आपने हिंदी ढंग से नहीं पढ़ी। अगर हिंदी एक बार ढंग से पढ़ो ना तो आपको मैथ्स अच्छी लगने लग जाए, आपको सरल लगने लग जाए। कोई भी हर सब्जेक्ट को जैसे गहराई नापना शुरू करेंगे ना, आप काम चलाओ कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चलाओ में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही थोड़ी सी गहराई पकड़ेंगे सब्जेक्ट प्राण निकालने लग जाता है। एक अंग्रेजी में कहावत होती है, डेविल इन डिटेल। डेविल इन डिटेल, कोई भी चीज के डिटेल में जाओगे ना तो वहां प्रेत रहते हैं, भूत प्रेत रहते हैं। हर सब्जेक्ट में यही होता है, उसकी डिटेल में जैसे ही आप जाओगे तो भूत निकल के आएंगे। कर लो कोई सब्जेक्ट, चलो आपको जो सब्जेक्ट सबसे इजी लगता है उसकी बात कर लो, उसकी थोड़ी सी डिटेल में जाके देखो क्या निकल के आता है।
तो हर सब्जेक्ट में यही हालत है, और खासकर जो सब्जेक्ट ऊपर से बहुत इजी दिखता है उसकी गहराई में तो और ही खतरनाक है, उसकी गहराई तो और भी बुरी है। जैसे हिंदी है, जैसे कोई और सब्जेक्ट है जो सरल लगता है आपको, जो सरल ऊपर से सरल लग रहा है उसकी गहराई और ही खतरनाक होगी। चलो अगले पे आते हैं। अगला, ये आपको दिया गया ए और बी के स्थिति सदिश दिए हैं। ए बी की दिक्कोजा का वाई एक्स की अनुदिश कितनी होगी? ए बी सदिश की ए बी की दिक्कोजा वाई एक्स के अनुदिश कितनी होगी? पता समझा नहीं कि 6 के क्या होता। माइनस का बस इतना ही मतलब है, माइनस का मतलब है कि एक प्लस की दिशा में जाएगा तो एक माइनस की दिशा में जाएगा, मतलब दोनों अपोजिट जाएंगे। लैम्डा अगर माइनस का आ रहा है मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, लैम्डा प्लस का आ रहा है मतलब दोनों एक डायरेक्शन में। पहले आप ए बी सदिश निकाल लो, है ना, करो उसको फटाफट करो, करके दिखाओ, शाबाश। देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं कि अपने आप दिमाग में चली जाएगी चीजें। जोर लगाना पड़ेगा, फंसना पड़ेगा, इरिटेट होना पड़ेगा, गुस्सा आएगा, क्योंकि जब फंसोगे तो गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ाहट भी होगी। किसी सब्जेक्ट में जब तह में उतरते हैं ना तो ये सब कुछ होता है। पहले आप ए बी सदिश निकालो। ए बी सदिश तो बी माइनस ए कर दो, बी माइनस ए करते ही 5 में से 1 गया 4, कॉमा 2 में से 3 गया, माइनस 2 में से 3 गया -5, कोमा 4 में से -7 गया, 4 7 11, तो 5 माइनस 1 4 -2 3 -5 11, ये हो गया आपका ए बी वेक्टर। अब इसका एकांक सदिश बना दो ताकि दिक्को जाए आ जाए। 4i -5j प्लस 11 के बट्टा परिमाण, 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25, 11 का हो गया 121। 4i -5j प्लस 11 के, ये नीचे हो जाता है आपका 41 और 162। ठीक है, अलग अलग कर दूं तो 4 बट्टा अंडर रूट 162, ये तो हो गई आपके एक्स एक्स की दिक्कोजा। 5 बट्टा अंडर रूट 162, ये हो गई आपकी वाई एक्स की दिक्कोजा। और 11 बट्टा अंडर रूट 162, ये हो गई आपकी जेड एक्स की दिक्कोजा। तो एक्स एक्स की दिक्कोजा, वाई एक्स की दिक्कोजा, जेड एक्स की। अब कौन सी चाहिए? सारी चाहिए नहीं, इस बार क्वेश्चन को सारी नहीं चाहिए, केवल वाई वाली चाहिए। ठीक है, केवल वाई वाली ले लो, है ना, हमारे पास तो सारी है। ये होगी वाई एक्स वाली, वाई एक्स वाली होगी -5 बट्टा अंडर रूट 162। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल, उतना भी निकाल सकते हो आप लोग, जितना आपको चाहिए उतना निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ स्टेप कम कर सकते हो। देखो मेरी मजबूरी है, मुझे समझाना पड़ता है, क्लास में जितने बच्चे हैं सबको समझाना पड़ता है, तो मुझे सारा लिखना पड़ता है, सारा। आप बाध्य नहीं है सारा लिखने के लिए, आप टिक लगाने ये चीजें करने के आप बाध्य नहीं है, आप वो कर सकते हैं जितने से उत्तर मिलते हैं, है ना, पूरा करना आपकी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत है क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है। तो मैं तो 2 की बजाय 4 लिखूंगा, 4 के बजाय 6 लिखूंगा, मैं तो 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिखूंगा ताकि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए। तो मेरा मकसद पेपर करना नहीं, मेरा मकसद समझाना है। आपका मकसद समझाना नहीं, पेपर करना है। तो हम दोनों के ही अलग अलग मकसद है, तो इसलिए मुझे देख के एज ए कॉपी मत करिएगा कि मैं इतना लिख रहा हूं तो आप भी इतना ही लिखो, आप कम लिखो, क्योंकि आपको समझाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला खेल शुरू करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वेक्टर, 2 वेक्टरों का गुणन।
दो सदिशों का गुणन, दो सदिशों का गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का गुणन, गुणन यानी गुणा करना। अब दो वेक्टर है, वेक्टर अलग चीजें हैं, वेक्टरों का जोड़ ही अलग तरीके से होता है, तो जब इनका जोड़ ही अलग तरीके से होता है तो इनकी गुणा भी अलग तरीके से होंगी, ऑब्वियसली बात है, चीजें अलग है तो उनका जोड़ बाकी भी अलग होगा। नंबरों का अपना जोड़ बाकी होता है, सदिशों का अपना जोड़ बाकी होता है, तो इनका जोड़ बाकी अपना अलग था तो गुणा भी अलग होगा। अब गुणा में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे और दो खास प्रकार की गुणा बनाएंगे, और हमारा उद्देश्य क्या है, ऐसा है कि अगर मैं दो सदिश लूं, ए सदिश और बी सदिश, और इनको इस तरीके से गुणा करूं, दो प्रकार की गुणा करूंगा। पहला उद्देश्य यह है कि इस प्रकार से करूं कि गुणा करने के बाद सदिश खत्म हो जाए, सदिश आए ही ना, बस ए और बी आखिरी सदिश हो, और गुणा करने के बाद में सदिश की पो 12 25, बूम, सदिश स्वाहा, सदिश स्वाहा, सदिश खत्म, स्वाहा खत्म, नंबर आ जाएंगे 5 7 15 13 11 18 जो भी है वो आ जाएंगे, आखिरी सदिश ए और बी होंगे, उसके बाद सदिश बंद, खत्म। एक गुणा ऐसी करें, इस तरीके से करें कि हमें अगली बार नया सदिश मिले, सदिश बने रह जाए, सदिश बच जाए। देखो उद्देश्य दोनों ही अलग अलग हैं। एक उद्देश्य ऐसा है कि इस प्रकार से गुणा करें कि सदिश गायब हो जाए, एक उद्देश्य ऐसा है कि इस प्रकार से गुणा करें कि सदिश आ जाए। एक बार सदिश हटाना चाहते हैं, एक बार सदिश लाना चाहते हैं, सदिश हटाना, सदिश लाना, तो इन दो प्रकार की गुणाओं को दो प्रकार की गुणा कहते हैं। जब आप अदिश लाना चाहते हैं तो इसको कहते हैं अदिश गुणन। जब आपका उद्देश्य अदिश लाना है, सदिश को हटाना है, अदिश को लाना है, तो इस गुणा को अदिश गुणन कहते हैं। मुझे अदिश चाहिए, मुझे सदिशों को हटाना है, अदिश गुणन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जब मेरा उद्देश्य ये हो कि मुझे सदिश लाना है तो इसको सदिश गुणन कहते हैं। देखो जो गुणा कर रहे हैं वो तो सदिश ही है, जो गुणा हो रहे हैं वो तो सदिश ही है, बात है आउटपुट की। जो आउटपुट है ना, उस पे है कि आउटपुट क्या है। एक बार आउटपुट आएगा अदिश, जो बन के आएगा बात उसकी हो रही है, गुणा करने के बाद जो आएगा उसकी बात हो रही है, अदिश या सदिश। तो एक गुणा होती है जो सदिशों को लेती है, अदिश देती है, एक गुणा है जो सदिशों को लेती है, सदिश गुणा करती है, तो इसको अदिश गुणन, सदिश गुणन, इसे डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और इसको इस तरीके से निरूपित किया जाता है, ए डॉट बी। दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब दोनों में क्या अंतर है, वही अंतर है, बेसिक अंतर। एक आपको सदिश देगा और एक आपको अदिश देगा। एक आपको अदिश देगा यानी एक को डॉट गुणा कर लोगे, ये गुणा इस तरीके से काम करेगी कि बाहर जो उत्तर आएगा वो एक अदिश होगा, मतलब ना कोई आई, ना कोई जय, ना कोई के, सब खत्म। और इस केस में क्या होगा, गुणा होगा और गुणा होने के बाद सदिश ही बनेगा, मतलब वापस आई जे के फिर आ जाएंगे, तो अदिश और सदिश। ठीक है, क्लियर है ये बात। इसे कहते हैं अदिश गुणन, इसे कहते हैं सदिश गुणन। कैसे काम करते हैं, आ जाओ उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अदिश गुणन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस तरीके से काम करता है। हमने इसको इस तरीके से तय किया है कि ए डॉट बी बराबर होगा ए का परिमाण, जो ए की लंबाई है वो, बी की लंबाई है वो, और कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण।
ए और बी के बीच का कोण, आप सरल भाषा में लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। बस याद रखिएगा ये वेक्टर है, ये परिमाण है, मतलब लंबाई है, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया अदिश। अच्छा, अगर ये दोनों आय घटकों में दिए हुए हैं, अगर आपको ये दोनों सदिश घटक में दिए हुए हैं तो फिर कैसे करोगे? तो घटक में दिए हुए हैं, मान लो ए इस तरीके से दिया हुआ है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप। अब अगर आप A डॉट बी करेंगे तो I से I गुणा होगा, ये A डॉट बी काम करेगा, घटक से घटक गुणा होगा, घटक से घटक, संगत घटक से संगत घटक, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट से कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, है ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब यहाँ पे क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात होती है, यहाँ रहता है कि कई बार बच्चे के दिमाग में रहता है कि ये कैसे आ गया, ये क्यों आ गया। तो पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, इसके जवाब को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये अदिश गुणन किसी भर्ती परीक्षा के लिए नहीं बनाए गए थे। नंबर एक बात, पहले इस बात को समझिए, गणित भर्ती परीक्षा के लिए नहीं बनाई गई, इसलिए नहीं बनाई गई कि कल कोई हरियाणा में पेपर देगा, कल कोई ओ हो गणित बनाओ जल्दी से, फटाफट गणित लिखो, क्यों, कल हरियाणा में पेपर देगा या मध्य प्रदेश में पेपर देगा या राजस्थान में पेपर देगा, तो उसको सिलेक्ट कैसे करवाएंगे, उसकी परीक्षा कैसे करवाएंगे। तो पहले तो आपको दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि गणित बनाने का उद्देश्य किसी भी हाल में परीक्षा कराना नहीं रखा गया था। गणित इसलिए नहीं बनाई गई थी कि कल फ्यूचर में कभी परीक्षा होगी तो बच्चों के लिए कुछ सिलेबस तो चाहिए होगा, तो जल्दी से गणित बनाओ, पाइथागोरस, आर्किमिडीज, है ना, ये सब मिलके बैठे हैं और गणित बना रहे। क्यों? क्योंकि आने वाले फ्यूचर में किसी दिन परीक्षाएं होंगी, बच्चे एमसीक्यू देंगे, टीचर कैसे बनेंगे, तो उसके लिए गणित तैयार कर दो। तो ये नहीं है नंबर एक बात, है ना। इनको अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको पूरे सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा, पूरा सही सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक एक बात को गहराई तक समझना पड़ेगा। अब आप तय कर लीजिए कि आपको कंपटीशन पास करना है या गणित समझना है। गणित समझना है तो फिर आपको परीक्षाओं से मुक्त होना पड़ेगा। अगर आप गणित को समझना चाहते हैं, गणित की गहराई में उतरना चाहते हैं, तो फिर परीक्षाओं को या तो एक बार परीक्षा दे के नौकरी लग जाइए, उसके बाद शुरू करिए इस कहानी को, क्योंकि ये डेप्थ है, ये बड़ी गहरी है, इसमें गहराई है। मैंने पहले कहा पूरी बात को समझना पड़ेगा और शुरू से समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बीच में से अचानक कुछ निकल के आ गया, बोला सर ऐसे क्यों गुणा किया, ये कोई एक चीज ऐसे क्यों किया, इसके लिए समझना पड़ेगा पूरे चैनल को, पूरे चैनल को। अगर कोई परिवार में कोई बंदा है तो उसकी पूरी परिवार की चैन को समझना पड़ेगा कि वो वहां कैसे आया, वो अकेला नहीं आया, वो यूं नहीं अचानक ऊपर से आके गिर गया, बोला ये लो, पूरी चैन से आया, प्रॉपर चैन से वो आया। तो यहाँ पे कई बार बच्चा सवाल पूछता है, वो गलत नहीं पूछ रहा है, लेकिन दिक्कत समझिए क्या है, दिक्कत ये है कि हम कंपटीशन में है और कंपटीशन में हम सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं जो पेपर में पूछी जाती है। गणित में गहराई है, और मैंने पहले कहा गणित को इसलिए नहीं बनाया गया कि परीक्षा को देख के बनाया गया कि परीक्षा होगी तो आने वाले फ्यूचर में जब 21वीं शताब्दी में परीक्षाएं होंगी तो टीचर्स कैसे बनेंगे, चलो गणित बनाते हैं, तो वहां वो शुरू होती है कहानी। तो पूरी कहानी को आपको समझना पड़ेगा पूरा, और पूरी कहानी को समझने के लिए इतिहास से शुरू करना पड़ेगा, इतिहास से। और यहाँ पे अगर मैं इतिहास में एक दो बातें लिख दूंगा तो इतने में कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, सर इतिहास बहुत पढ़ाते हो आप, सर इतिहास बहुत बताते हो आप, सब अरे क्या करें, कई बार तो आप कहते पूरा जानना है और फिर पूरा बताने लगता हूं तो कहता सर बस बस ज्यादा मत बताइए सर, बस वो काम के सवाल करवा दीजिए जो पेपर में आते हैं। तो करे तो क्या करे, ठीक है ना, समझ रहे बातों को। तो इतने मैसेज आने लग जाएंगे कि सर प्लीज, अब वो देखो वो सविता है वो वहां से मैसेज करना शुरू कर देगी, सर फास्ट पढ़ा दीजिए सर जल्दी से, वो आप तो ये भी छोड़िए, आप तो सीधा सवाल करवा दीजिए। एक मैसेज ये आएगा, एक मैसेज आएगा सुशील का, सर प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये कैसे आया। इतने में सुखविंदर का मैसेज आएगा, सर थोड़ा सा इतिहास बता दो इसका कि ये चीज कहाँ से आई है। तो आप वेराइटी से, आप विभिन्न वेराइटी से, बिल्कुल है आपकी जिज्ञासाएं गलत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि समस्या ये है कि हम परीक्षा से जुड़े हुए हैं,
और परीक्षा से जुड़ने की वजह से हम बहुत डेप्थ में भी नहीं जा सकते, और अगर बहुत ऊपर ऊपर चलेंगे तो वैसे दिक्कत हो जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये बोरिंग हो जाएगा। अगर थोड़ी डेप्थ नहीं पकड़ेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और एक्स्ट्रा चर्चा नहीं करेंगे, तो फिर बोरियत आने लग जाएगी। बोरियत और खतरनाक है, वो ज्यादा खतरनाक है, वो पढ़ाई छुटवा देती है। तो बोरियत भी ना हो, उसको थोड़ा सा इंटरटेनिंग भी रखना पड़ता है, तो कुछ चीजें बीच में वो भी बतानी पड़ती है जिससे इंटरटेनमेंट बना रहे, और कुछ चीजें छुपानी भी पड़ती है ताकि ज्यादा गहराई में ना चले जाए। तो ये मिक्सअप सा रहता है। ठीक है, चलो आते हैं। तो फिलहाल सिर्फ अभी तक ए डॉट बी का इतिहास जानने के लिए हम सीधा बेसिक पे आ जाते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं। ए डॉट बी जो है उसका मकसद एक्चुअल में जो ए डॉट बी परिभाषित किया गया था, चलो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको समराइज करके एक बेसिक बता देता हूँ, आप लोगों को भी शांति हो जाएगी भैया डॉट गुणा क्यों बनाया गया। एक्चुअल में डॉट गुणा बनाने का जो मकसद था, वो उद्देश्य था कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना, दो वेक्टर्स के बीच में कोण ज्ञात करना, दो वेक्टर के बीच में उद्देश्य। ये बिल्कुल सही, देखो गलत नहीं है आपके क्वेश्चन, और मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं, और मैं तो चाहता हूं कि काश मुझे ऐसी गणित पढ़ाने को मिले जिसमें मैं हर बात आपको बताऊं, जहां आप हर बात मुझसे सुनना चाहें, हर बात आप मुझसे जानना चाहें। जैसे हरियाणा में हुआ है अभी, हरियाणा में ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया, अब वहां पे बच्चे को हर बात सुननी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर में कोई जुगाड़ नहीं चलेगा, वहां तो लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए पहले आना चाहिए। तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर हरियाणा में आया है, अगर वही ऑब्जेक्टिव पेपर कल राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ पे आने लग गया, तब तो फिर आपको सब सुनना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो कुछ भी पूछा जा सकता है, फिर तो प्रूफ पूछे जाएंगे, और प्रूफ पूछे जाएंगे तो आपको हर बात समझनी पड़ेगी, तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तब तक हमारा मजे हो जाएंगे। तो हरियाणा में हो ही गया है, हरियाणा में तो सारे में कर दिया, हरियाणा के तो शायद सभी पेपर में ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को हटा के सब्जेक्टिव कर दिया, डिस्क्रिप्टिव पेपर कर दिया। शायद हमारे यहाँ पे भी कुछ आने वाले समय में डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, तब तो सारी बात ये कहाँ से आया, ये क्यों आया, सब बातें करेंगे। अभी आ जाते हैं, उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य है दो वेक्टर्स के बीच का कोण निकालना। अगर मान लो एक वेक्टर आपका ए है, एक वेक्टर आपका बी है, और उनके बीच का कोण थीटा है, तो ये कोण कैसे निकले, इसका कोई फॉर्मूला, इसका कोई फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला कार्तीय रूप में तो था, कार्तीय रूप में तो इसके बीच का फॉर्मूला हुआ करता था। अगर आप 3D पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कार्तीय रूप में फॉर्मूला है cos थीटा बराबर a1 a2, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटा अंडर रूट a1 का परिमाण प्लस b1 का परिमाण, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर बटा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कार्तीय में होता है, 3D में ये फॉर्मूला होता था। तो इस 3D वाले फॉर्मूले को एज इट इज उठा के यहां ले आए। अब ये ध्यान से देखो, तो ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाला आपका क्या है, ए और बी की डॉट गुणा ही तो है, ये ए डॉट बी है। नीचे वाला क्या है, ये ए सदिश का परिमाण है, ये कौन है, बी सदिश का परिमाण है। तो उसी के कार्तीय, जो कार्तीय में फॉर्मूला था 3D वाला, कार्तीय में जो 3D वाला फॉर्मूला था कोण cos थीटा का कोण निकालने का, उस फॉर्मूले को सदिश रूप में कन्वर्ट किया गया, बस इतना ही है। और इसी का नाम अदिश गुणा पड़ गया, इसी का नाम अदिश गुणा पड़ गया। ये वहां से आया हुआ है, वहां से उठा के, पहले 3D आई है, 3D के बाद वेक्टर आया है, तो 3D के जो फॉर्मूले थे उन सबका सदिश रूपांतरण किया गया, उन फॉर्मूलों के सदिश रूप बनाए गए। तो ये अच्छा, पूछोगे सदिश क्यों बनाए गए, सदिश सॉल्व करने में आसान होते हैं 3D के मुकाबले। 3D में चीजें सॉल्व करनी मुश्किल होती है बजाय सदिश में। सदिश में चीजें लिखने में भी आसान होती है, समझने में भी आसान होती है, और हल करने में भी आसान होती है, इसलिए हम 3D से आगे सदिशों के अंदर। इस तरीके से इस फॉर्मूले का जन्म हुआ। अब एक स्पेशल केस ले लो 90 डिग्री का, एक स्पेशल केस, थीटा बराबर 90। अगर थीटा 90 लोगे तो कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, तो ए डॉट बी 0 हो गया, ए डॉट बी 0, ए डॉट बी 0 हो गया। क्लियर है ये बात? नहीं, यहाँ पे जो मैंने माना है ना, वो A1 B1 C1 ये माने हैं मैंने,
पहला वेक्टर मैंने माना है A1 B1 C1 और दूसरा माना है A2 B2 C2। तो इस हिसाब से A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसे होगा। और यहाँ पे मैंने अलग लिया, यहाँ पे दोनों को मैच करवा दूं तो दोनों सेम हो जाएंगे। ये लो, ये सेम कर लो। A1 B1 C1 A2 B2 C2। ये हो गया, ठीक है, ये A डॉट बी हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे ये फॉर्मूला भी वही है, cos थीटा बराबर A डॉट बी, बस उसी फॉर्मूले को वहां से उठाकर यहाँ ले आए और इसका सदिश रूप बना दिया, वो सदिश हो गया A डॉट बी बटा A का परिमाण B का परिमाण। अब इस पे एक दो सवाल देखो। दो सदिश लंबवत होने की शर्त होती है A डॉट बी बराबर 0। अगर A डॉट बी 0 आता है मतलब लंबवत है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। दो सदिश है, लंबवत होंगे, ये A सदिश है, ये B सदिश है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों लंबवत है, मतलब दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो A का मान बताइए, A का मान बताइए। दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है ना, इसका उद्देश्य, ये जो डॉट गुण है ना, इसका मेन उद्देश्य कोण निकालना है, मेन उद्देश्य कोण निकालना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोण निकालना एक उद्देश्य है तो खाली कोण ही निकालेंगे। अगर कहीं और काम आती है तो कहीं और भी करेंगे। जैसे हथौड़ी है ना, हथौड़ी कील ठोकने की भी काम आती है, कई बार आत्मरक्षा में भी काम आती है। हथौड़ी का मेन मकसद तो कील ठोकना ही है। हथौड़ी का मूल मकसद तो जब आप खरीदते हैं तो किसी दुकानदार से ये कह के खरीदते नहीं कि सिर्फ फोड़ना है, आप यही कहते हैं भाई कील ठोकनी है। तो मूल उद्देश्य तो कील ठोकना है। लेकिन अगर बाई चांस कभी इमरजेंसी हो और आत्मरक्षा में काम में लेना हो तो भी आप ले सकते हो, हथौड़ी मना नहीं करेगी। ये आत्मरक्षा में काम नहीं कर सकते। बस वही समझना है यहाँ पे कि डॉट प्रोडक्ट का मेन काम है, डॉट प्रोडक्ट का मेन काम है कोण निकालना। अब इसको कई और जगह भी काम में लेंगे, कई और जगह भी इसे काम में लेंगे। तो अभी ये दोनों लंबवत है ना, ये दोनों वेक्टर लंबवत है। इसका नाम अगर मैं P वेक्टर रख लूं, इस वेक्टर का नाम मैं Q वेक्टर रख लूं, दोनों लंबवत है यानी दोनों की डॉट गुणा P डॉट Q 0 आएगी। तो I से I गुणा होगा, ये 4 हो गया। J से J गुणा होगा, -A हो गया। K से K गुणा होगा, -1 हो गया, बराबर 0। I से I गुणा हो गया, J से J गुणा हो गया, K से K गुणा हो गया। तो ये हो गया 3 - A बराबर 0, A बराबर 3, A का मान 3 आ गया। ठीक है, आ जाओ। अगर बीच का कोण निकालना हो तो ये तो हो गया, दो लंबवत है तो उसका फायदा उठा लिया। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी कितना होगा? ए डॉट बी, तो आई से आई, जे से जे,
आई से आई का गुणांक, जे से जे का गुणांक, के से के का गुणांक, 17 माइनस 16, ये आ गया माइनस का 16। अगला सवाल, ये दो सदिश ऑर्थोगोनल है, मतलब लंबवत है। ये दो सदिश लंबवत है, साथ में ही इनका परिमाण बराबर है। ये दो सदिश लंबवत है, इन दोनों का परिमाण बराबर है। तो बताओ लैम्डा और म्यू का मान कितना होगा। ये दो सदिश ए और बी परस्पर लंबवत है, इन दोनों के, ये दोनों लंबवत है, इन दोनों का परिमाण बराबर है। तो बताओ लैम्डा और म्यू का मान कितना होगा। कौन था ही नहीं, अभी तो ए डॉट बी ही पूछा था। ये दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है मतलब ए डॉट बी जीरो है, ऑर्थोगोनल है इसका मतलब ए डॉट बी जीरो है। आई से आई, तो ये हो गया म्यू, आई से आई, जे से जे, के से के, आई से आई, जे से जे, के से के, ये आ गया म्यू प्लस लैम्डा बराबर आ गया 2। तो देखो ऑप्शन मदद कर सकते हैं क्या, या और शर्त लगानी पड़ेगी, या ऑप्शन मदद कर सकते हैं। तो लैम्डा और म्यू का मान 2 आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए, तो 7 और 1 8, 8/4 2 आ रहा है, 7 ये भी 2 आ रहा है, ये गलत आ रहा है, ये नहीं आ रहा। तो ऑप्शन सी और डी तो कट गए, लेकिन फिर भी ऑप्शन ए और बी तो अटक ही गए। ए और बी अटक गए तो फिर आगे चलो। आगे दिया गया है कि ए का और बी का परिमाण बराबर है, उसका फायदा उठाते हैं। ए का परिमाण और बी का परिमाण बराबर है, ए का परिमाण हो गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4। दूसरा है आपका म्यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये रहा, तो एक तरफ कर लें, म्यू स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर बराबर 3। अब चाहो तो यहां से आंसर चेक करवा सकते हो कि अब इन दो में से कौन सा आंसर है। तो कौन सा आंसर करेगा, अगर मैं इसको चेक करूं लैम्डा म्यू को, तो ये हो जाएगा 49/16 1, 48/16 3। ये ठीक है, पहले वाला संतुष्ट कर रहा है, ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया इसके दो टुकड़े, म्यू माइनस लैम्डा, म्यू प्लस लैम्डा। म्यू प्लस लैम्डा का मान यहां से उठा के 2 रख लो। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 + 2,
लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 म्यू बराबर 2 + 3/2 4 7/2 म्यू बराबर 7/4। ये म्यू का मान आ गया, म्यू का मान यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा -1/4। ये आंसर है। अगला सवाल, F1 F2 F3 तीन वेक्टर दिए हुए हैं, A B दिया हुआ है, F1 + F2 + F3 का AB के साथ अदिश गुणन मतलब स्केलर प्रोडक्ट ज्ञात करो। अदिश गुणन यानी स्केलर प्रोडक्ट ज्ञात करो। या डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करो। ये चीज सुखविंदर बताना मुश्किल है, वो डिपेंड करता है अपने ऊपर। कईयों को लिखना पसंद होता है, कईयों को लिख के ज्यादा याद होता है तो वो लिखते हैं। कई लोगों की मेमोरी जो है वो रीडिंग मेमोरी होती है, तो वो पढ़ते हैं तो उन्हें याद रहता है। कई लोग होते हैं जो सुनते हैं तो ज्यादा याद रखते हैं। कई लोग वो होते हैं जो देखते हैं तो ज्यादा याद रहते हैं। तो हम अलग अलग क्रिएचर हैं। कोई है जिसको लिख के याद होता है, वो हर बात लिखेगा और कई बार लिखेगा तब उसे वो बात समझ में आती है और ये याद होती है। कई आदमी है जिनको सुन के ज्यादा याद होता है, कई आदमी होते हैं जिनको देख के ज्यादा याद होता है। तो हम अलग अलग प्रकार के क्रिएचर हैं। अब हम कौन से प्रकार के क्रिएचर है बस वो करेंगे तो ठीक रहेगा। लिखने वाले हो तो खूब लिखो, सुनने वाले हो तो खूब सुनो, देखने वाले हो तो खूब देखो, और लिखने वाले हो तो खूब लिखो। तो जिस प्रकार के तुम जीव हो उसके अकॉर्डिंग चलो। तो F1 + F2 + F3 I - I, ये 0I हो गया। J पे आ जाओ, -J + 2J + J 3 और एक 2J, K K -K बच गया। ये हो गया F1 + F2 + F3 का। फिर AB निकालो, AB हो जाएगा B - A, 6I - 4I 2I, J 4J -K। अब इन दोनों की डॉट गुणा करानी है। F1 + F2 + F3 की डॉट AB कराना है। I से I गुणा, J से J और K से K, तो 0 8 + 1 9। बिल्कुल ठीक, डन। ये लो, इसी के साथ क्लास को विराम करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से। ये तो रहता है, गणित में कोई इसलिए टफ क्वेश्चन नहीं आते। गणित में ज्यादातर क्वेश्चन टफ नहीं आते, वो थोड़े से ट्रिकी आते हैं। ट्रिकी, गलतियां कराने वाले, सिली मिस्टेक कराने वाले, इतने में हम सेल्फ गोल कर लेते हैं। इतने में हम लोग क्या होते हैं, सेल्फ गोल करके अपने ही सवाल को, अच्छे खासे सवाल को बिगाड़ लेते हैं, फिर वो गलत हो जाता है और पेपर का कट ऑफ अपने आप हाई चला जाता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, ये हमारी है। सेल्फ गोल वाली आदत बहुत गंदी है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।